हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, एमपीपीएससी, व्यापम्स के और अन्य सभी कैटेगरी के। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें कि आप एग्जाम्स के सभी फॉर्मेट की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। उसमें आप मेरा कोड यूज करेंगे, यू विल गेट 10% इंस्टेंट ऑफ द एडमिशन फीस। कोड है हरदयाल कुशवाहा, जिसको कि लगाकर आप प्लस के यूजर्स बनेंगे और 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अनअकैडमी पर अभी जंबो ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आप 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने का फ्री, यानी कि टोटल 28 मंथ का, और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने का फ्री, यानी कि 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, और वही फीस आपको देनी पड़ेगी। साथ में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे आप हरदयाल कुशवाहा, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी पर फ्री में लिमिटेड कंटेंट मिलता है, वहीं प्लस में आपको अनलिमिटेड कंटेंट मिलता है। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी, और 2000 से अधिक क्वेश्चंस यहां पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बेनिफिट ऑफ द सब्सक्रिप्शन, आपको फेवरेट टीचर के थ्रू आप यहां पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर लर्निंग होती है यहाँ पर। डिफरेंट बैच कोर्स डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कंडक्ट होते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। पोल्स, कमेंट्स, क्विज में आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी एजुकेटर्स का, जो कि सिंगल कैटेगरी में आपको पढ़ाते हैं, और साथ में वीडियो को यहाँ पर ऑफलाइन कर सकते हैं आप, और पीडीएफ भी यहाँ पर कोर्स कंटेंट की आपको प्रोवाइड की जाती है। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के फ्री मॉक टेस्ट पर हर संडे कंडक्ट हो रहा है यहाँ पे, जो कि सुबह 10 बजे और रात में 8 बजे मिलता है, जिसमें कि हैवी डिस्काउंट के साथ में आप 1 साल उसके अधिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, और प्लस के यूजर्स बनकर आप यहाँ पर भरपूर तैयारी कर पाएंगे। एमपीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि एनालिसिस सेशन के साथ में आपको हर संडे दी जाती है फ्री में, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी जीके ब्रह्मास्त्र की फ्री क्लासेस, जिसमें कि रिवीजन टेस्ट आपको मिल रहा है हर सैटरडे को, ये मिलता है आपको, जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके का पूरा रिवीजन फ्री क्लासेस में किया जाता है। अनअकैडमी पर डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है, जो मंडे टू फ्राइडे आपको मिलती है, जिसमें कि 20 करंट अफेयर्स 20 मिनट्स में हर रात 8 बजे आपको मिलते हैं। गुरु मार्गदर्शन में डेली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलती है यहाँ पर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की सी सेट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको हर संडे फ्री मॉक टेस्ट मिलता है यहाँ पर आपको, जिसमें कि आप फ्री में पूरे प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर पाते हैं। 15 तारीख को यहाँ पर 8 मंथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। तो इसमें मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाएंगे, और सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फ्रॉम दिस लिंक यू कैन ज्वाइन इट, और साथ में मेरा कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि है हरदयाल कुशवाहा, और प्लस के यूजर्स बनकर आप यहाँ पे सभी बैचेस को और सभी कोर्स को यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। प्लस में जितने भी बैच अगस्त में स्टार्ट हुए हैं, उनका भी आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सेस मिलेगा जब आप प्लस के यूजर्स बनेंगे। सितंबर में जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और आने वाले समय में होंगे, उन सभी का भी आपको एक्सेस यहाँ पर प्लस के यूजर्स बनने पर मिलेगा। अनअकैडमी पर डिफरेंट वेरिएशन का सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने। तो इसमें से आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्लस की यूजर्स बने, और यहाँ पर मेरा कोड लगाएं हरदयाल कुशवाहा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आप प्लस की यूजर्स बनकर भरपूर तैयारी यहाँ पर कर पाएंगे। अनअकैडमी पर नया फीचर लाइव क्विजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से मिलती हैं। वर्चुअल्स नाम की ये मैगजीन है, जिसमें कि आपको फोर्टनाइट करंट अफेयर्स कंप्लीट कराए जाते हैं लास्ट 15 डेज के, जो कि प्लस के यूजर्स के लिए ही यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे, यानी कि प्लस के सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है ये। लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस में एमसीक्यूज के माध्यम से पोल्स में आंसर देके आप अपने एग्जाम्स का लेवल चेक कर सकते हैं। सारे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। डेडिकेटेड डाउट सभी सब्जेक्ट के आपके यहाँ पर कवर किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट होती है। तो अभी सब्सक्राइब करें और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स क्रैक इट। और उसमें मेरा कोड लगाना बिल्कुल ना भूलिए प्लस की यूजर्स में, जो कि हरदयाल कुशवाहा है, जिसमें कि आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा प्लस की यूजर्स बनने में, और आप प्लस की यूजर बनकर भरपूर तैयारी कर पाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, वो है कार्य, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के कार्य।
निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से होते हैं? निर्वाचन आयोग के कार्य, परिसीमन करना। परिसीमन का मतलब क्या होता है? परिसीमन का मतलब होता है क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटना। ठीक है, कल इनकी लिस्ट भी समझा देना। लिस्ट मतलब समझ नहीं पाया? अगली क्लास में, चलिए फोन पे बता दीजिएगा बाद में आप, मैं एक एक करके समझा दूंगा आपको, जो भी आपकी डाउट्स होंगे सारे समझा दूंगा। ठीक है ना, पीडीएफ में भी आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इनके कार्यों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की लिस्ट शुरू से लेकर अभी तक कौन कौन अधिकारी बने, हाँ वो भी बताएंगे, वो सब एक के बाद एक आएगा। ठीक है ना, उसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे ज्यादा चिंता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा इसमें। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग की एक एक चीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, एक एक फैक्ट पूरा क्लियर होगा। ठीक है, कार्य, अब चलते हैं अपन कार्य के ऊपर। कार्य का मतलब परिसीमन, सबसे पहला पॉइंट क्या है? परिसीमन। परिसीमन का मतलब क्या होता है? परिसीमन का मतलब होता है, ठीक है ना, संसदीय क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र या विधानमंडलीय क्षेत्र में जब भी निर्वाचन होता है, जब भी निर्वाचन होता है, तो वहां पर उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र का परिसीमन करना। ठीक है ना, उस क्षेत्र में परिसीमन करना, यानी कि उस क्षेत्र में छोटे छोटे, अगर वहां पर, और परिसीमन करने का जो दायरा होता है वो वहां पे जो जनसंख्या, वहां पे जो आबादी होती है, उस क्षेत्र के आधार पर वहां पर परिसीमन करना पड़ता है। अगर वहां पे जनसंख्या हर 10 वर्ष में, यह हर 10 वर्ष में होता है, नहीं 3 वर्ष में होता है, सॉरी, हर 3 वर्ष में यहाँ पर परिसीमन करने का प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, नहीं 10 वर्ष, 10 वर्ष ये, ठीक है, मैं गलत बोला था, शुरू में सही बोल रहा था। जिस तरीके से हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जैसे कि जिस तरीके से हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, तो संविधान में इसका प्रोविजन दिया गया है परिसीमन करने का, जो कि निर्वाचन क्षेत्र में इसके अंडर में आता है। तो परिसीमन करने का अधिकार भी इनके भारत निर्वाचन आयोग के अंडर में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? भारत निर्वाचन के आयोग में क्या आता है? परिसीमन करना। और ये कार्य कब से चालू हुआ था? सन 1952 में, 1952 जब भारत निर्वाचन आयोग गठित हो गया था, उसके बाद में 1952 में, ठीक है ना, परिसीमन आयोग, भारतीय संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम, कौन सा है ये? परिसीमन आयोग अधिनियम 1952, क्या बोलते हैं इसको? परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 पारित किया गया, जिसके अधीन, ठीक है ना, ये प्रावधान दिया गया, जिसके अधीन ये प्रावधान दिया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष में, हर 10 वर्ष में, 10 ईयर्स, ठीक है ना, हर 10 वर्ष में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा। हर 10 वर्ष में वो निर्वाचन क्षेत्र जहां से कि एक संसद या फिर एक विधायक जब चुन के आता है, तो उसका परिसीमन करने का यहाँ पर इनके पास में अधिकार होता है। तो हर 10 वर्ष में इसका परिसीमन किया जाएगा। ठीक है ना, और इस कार्य के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि हर 10 वर्ष में एक परिसीमन आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया है। वो भी किसके तहत? परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत। परिसीमन का मतलब समझ में आ गया? परिसीमन का मतलब पर्टिकुलर किसी विधानमंडल क्षेत्र या फिर संसदीय क्षेत्र में आबादी के अनुसार, वहां की जनसंख्या के अनुसार, अगर वहां पे जनसंख्या आबादी बढ़ गई है, एक व्यापक क्षेत्र हो गया है, तो वहां पर उसमें टुकड़े करना, उसको विभाजित करना अलग अलग क्षेत्र में, जिससे कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी और छोटी हो जाए। ठीक है ना, छोटी कर दिया जाता है, अलग अलग हिस्सों में उसको बांट दिया जाता है, उसको कहते हैं परिसीमन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। ये परिसीमन जो आयोग बनता है, परिसीमन जो आयोग होता है, परिसीमन आयोग की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो परिसीमन आयोग जब गठित किया जाता है, तो उस गठन में जो उसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो अवकाश लिया हुआ न्यायाधीश होता है, यानी कि जो कि सुप्रीम कोर्ट से
जिसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अवकाश लिया हुआ न्यायाधीश के द्वारा ही, ठीक है ना, परिसीमन आयोग की अध्यक्षता में उसको गठित किया जाता है और वही ये पूरा कार्य संभालता है। ठीक है, कौन संभालता है? परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का एक अवकाश लिया हुआ न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है, की जाती है। ठीक है, अगला जो है, परिसीमन आयोग के गठन जब होता है तो उसमें क्या, जो अध्यक्ष होता है सेवानिवृत्त, जो सेवानिवृत्त होता है, जिसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, उसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है और उनकी अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उनके अध्यक्ष। परिसीमन आयोग के गठन के बाद में जो उसमें अध्यक्ष होते हैं और जो उनमें सदस्य होते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि भारत निर्वाचन आयोग में जो भी नियुक्ति होती है वो सब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति ही परिसीमन आयोग के जितने भी सदस्य और अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है ना, बस प्रोविजन ये है कि वो सेवानिवृत्त कोई उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, अगला जो काम होता है वो होता है नामावली तैयार करना। नामावली का मतलब क्या होता है? जो अपन नेमिंग लिस्ट होते हैं, जो कि जो वोट देने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है ना, वोटर्स जिसको बोलते हैं, तो वोट की लिस्ट, वोटिंग लिस्ट तैयार करना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? वोटिंग लिस्ट। हाँ, मतदाता सूची, बिल्कुल सही, मतदाता सूची या फिर वोटिंग लिस्ट बोलते हैं उसको। तो वोटिंग लिस्ट तैयार करने का काम भी जो होता है वो भारत निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के अंडर में क्या आता है? राज्य विधान लोकसभा का चुनाव, तो लोकसभा के चुनाव की नामावली तैयारी करना पूरी जिलेवार, ठीक है ना, और राज्य की विधानसभा के इलेक्शन की तैयारी की जिम्मेदारी भी भारत निर्वाचन आयोग के अंदर में आती है। तो वहां पे भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो वोटर लिस्ट होती है उसकी तैयारी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। और समय समय पर अगर बीच में कोई, ठीक है ना, मिड टर्म के चुनाव भी हो जाते हैं, मिड टर्म के इलेक्शन भी हो जाते हैं, तो मध्यावधि चुनाव के पूर्व, ठीक है ना, अगर मिड टर्म कोई इलेक्शन हो रहे हैं तो उस समय कोई नए व्यक्ति जो अपने नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उनके लिए भी पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि उस समय भी ये काम चालू हो कि नए जो वोटर्स हैं वो उसमें जुड़ पाए। तो वो भी तैयारी करने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक है, अगला जो काम है, ये दोनों तो हो गए, परिसीमन आयोग और नामावली तैयार। अगला है दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दल, ठीक है ना, समय समय पे क्या ना नई राजनीतिक पार्टियां बन जाती हैं। वो चाहती हैं कि हम भी अब भारत के विकास में और भारत की राजनीति में अपना उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो विभिन्न जो दल होते हैं उनको मान्यता, विभिन्न राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करना भी इनका काम होता है। ठीक है ना, तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने के लिए, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने के लिए निर्वाचन आयोग में, ठीक है ना, कोई भी ठीक है ना, कोई भी मानदंड निर्धारित करने के बाद में इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करने के लिए निर्वाचन आयोग कोई भी मानदंड निर्धारित कर सकता है। वो ये बोल सकता है कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर ये मान्यता प्राप्त होगी। तो इसका पूरा का पूरा पावर किसके पास में होता है? भारत निर्वाचन आयोग के पास में अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से अपने मानदंड निर्धारित कर सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई पैरामीटर्स एकदम से फिक्स हैं। इसमें भारत निर्वाचन आयोग स्वयं के मानदंड, अपने खुद के पैरामीटर्स यहाँ पर क्रिएट करके बता सकता है कि ये पैरामीटर्स आपके पूरे क्लियर होंगे, देन यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है ना, उसके बाद में अगला जो काम होता है वो क्या होता है? चुनाव चिन्ह देना। अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो हर राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर कोई निर्दलीय है तो उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तो विभिन्न निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त जितने भी राष्ट्रीय दल होते हैं या फिर राज्य स्तर के जो दल होते हैं या फिर निर्दलीय
जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है तो उन सभी को चुनाव के लिए प्रदान करने की भी जिम्मेदारी, ठीक है ना, भारत निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक है, और इनके पास में ये भी जिम्मेदारी होती है कि इन दोनों मान्यता प्राप्त करने वाले जो दल होते हैं इनमें कोई भी ऐसा विवाद तो नहीं है, तो विवाद का निपटारा करने का भी कार्य किसके पास में होता है? विवाद का निपटारा करने का भी जो अधिकार होता है वो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होता है। कोई भी विवाद हो, ठीक है ना, यदि किसी भी मान्यता प्राप्त दल का विभाजन हो जाता, मान के चलिए कांग्रेस है, ठीक है ना, इतिहास गवाह रहा है कि कांग्रेस के समय समय पर विभाजन होते गए हैं, ठीक है ना। सन 1947 के बाद में जो कांग्रेस थी, ठीक है ना, समानुसार धीमे धीमे करके विभाजन हुआ, जिसमें कि कांग्रेस एस अलग बनी, कांग्रेस आई अलग बनी। अगर कांग्रेस को अपन एग्जाम्पल ले लें, क्योंकि कांग्रेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसके बाद में उसी में से भारतीय जनता पार्टी भी बनी, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है ना, राष्ट्रीय जनता दल। तो ये अलग अलग दलों में विभाजित हुए। तो ये जो विभाजन होता है किसी एक पार्टी का दो भागों में विभाजन होना, तो जब दो भागों में विभाजित होता है तो उन दोनों विभाजनों में, ठीक है ना, चुनाव चिन्ह के लिए क्या ना लड़ाई होती है कि नहीं ये हाथ का पंजा मेरे रहेगा, मेरे अलावा आपके पास में नहीं रहेगा, या फिर ये कमल का फूल मेरे ही है तो आप नहीं ले सकते, बंटवारा कर दें, आपके लिए कोई दूसरा चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। तो उसका निपटारा करने की जिम्मेदारी भी किसके पास में होती है? भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर होती है, और वो अपनी सोच बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार इसका पूरा निपटारा करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह, उसके बाद में चुनाव की तिथि निर्धारण करना। अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बारे में सबसे पहले इलेक्शन की अधिसूचना कौन जारी करता है? इलेक्शन की अधिसूचना जारी करता है राष्ट्रपति अपने पटल से बताता है कि इलेक्शन अभी होंगे, लेकिन इलेक्शन की अधिसूचना जारी करने के बाद में फिर भारत निर्वाचन आयोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इसकी डेट डिक्लेयर करे। राष्ट्रपति ने अपना बात बता दिया कि इलेक्शन होंगे, ठीक है ना, अधिसूचना जारी कर देता है। राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है इसकी डेट बताना, ठीक है ना। तो चुनाव की तिथि जो निर्धारित करते हैं वो भारत निर्वाचन आयोग डेट देता है। राष्ट्रपति सिर्फ अधिसूचना जारी करता है कि चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, उसके बाद में भारत निर्वाचन आयोग डेट डिक्लेयर करता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है निर्वाचन में संचालन, नियंत्रण और निरीक्षण। चुनाव का संचालन अच्छी तरीके से हो, पूरी व्यवस्थित हो संचालन उसका, कहीं पे भी कोई भी ऐसी अव्यवस्था ना बने तो उसकी जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। उसको पूरा नियंत्रण में करके कोई भी पैरामीटर्स ऐसे जो कि हमने बनाए हैं, कोई राजनीतिक दल या कोई राज्य स्तरीय राजनीतिक दल या फिर कोई निर्दलीय व्यक्ति उसको उस नियंत्रण से बाहर तो नहीं जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी भारत निर्वाचन आयोग की ही होती है। साथ में निरीक्षण करना, ठीक है ना, समय समय पर इसका पूरी तरीके से निरीक्षण करने की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है आचार संहिता। आचार संहिता जब इलेक्शन होते हैं, जब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है कि फलां राज्य में, इस राज्य में इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन होने के बाद में जब डेट आ जाती है इलेक्शन की, तो उसके 1 महीने या 1.5 महीने पहले पूर्व आचार संहिता लागू हो जाती है। जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो उस समय कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं आचार संहिता। तो आचार संहिता की भी पूरी तरीके से जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, भारत निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है चुनाव को रद्द कराना। ठीक है ना, जो यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, अगला पॉइंट बता रहा हूँ, चुनाव को रद्द कराना। चुनाव को रद्द कराने के लिए अगर चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग को ऐसा लगता है, चुनाव को देखते हुए कि किसी क्षेत्र में चुनाव में धांधली की गई है, तो उस स्थिति में चुनाव को रद्द करवाने का अधिकार भी भारत निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र बाहर में चुनाव करते टाइम कुछ धांधली की गई है, कहीं ना कहीं पे मत पेटियों को बदला गया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो वोट मशीन है
उसमें कहीं धांधली हुई है, उसमें फर्जी वोट डाले गए हैं, तो उसके बारे में अगर कुछ प्रकरण देखने को मिलता है तो चुनाव को पूरी तरीके से रद्द कराने का अधिकार भारत निर्वाचन आयोग के पास में होता है। ठीक है, या फिर किसी चुनाव क्षेत्र में मतदान करते समय, ठीक है ना, मतों को निरस्त कर चुनाव रद्द कराने की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, या फिर पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाए, पुनः मतदान किया जाए, या फिर उन कुछ मतदान केंद्र, ठीक है ना, पर्टिकुलर मतदान केंद्र के उन मतों को निरस्त कर पुनः मतदान करने की आज्ञा दे सकता है कि ये व्यक्ति दोबारा से फिर मतदान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वोट हुए हैं वो कुछ गलत तरीके से दिए गए हैं, इसलिए दोबारा से वहां के वोटर्स वोट डालेंगे, तो पुनः मतदान की भी वो यहाँ पर पूरी कार्यशैली अपना सकता है। ठीक है, अगला जो है अयोग्यता निर्धारण करना। ठीक है, अयोग्यता निर्धारण करना। अयोग्यता निर्धारण करने का जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति के पास में होता है, राज्य विधानमंडल के पास में भी होता है। तो भारत निर्वाचन आयोग अयोग्यता का जो आधार है ये राष्ट्रपति के परामर्श, अगर संसद में कोई संसद सदस्य अयोग्य है तो अयोग्यता का निर्धारण का पावर भारत निर्वाचन आयोग के पास में अकेला नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के परामर्श के बाद, राष्ट्रपति की एडवाइस के बाद, राष्ट्रपति से परामर्श लेता है, वो परामर्श के आधार पर वो, ठीक है ना, अयोग्यता का निर्धारण कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के परामर्श के बाद में संसद का और राज्यपाल, यहाँ पे विधानमंडल भी लिखा हुआ है, तो विधानमंडल किसके अंडर में आता है? राज्यपाल के अंडर में आता है। तो राज्यपाल से परामर्श लेता है, विधानमंडल के जो विधायक होते हैं उनको अगर अयोग्य ठहराना है तो उनके साथ में परामर्श करने के बाद में वो, ठीक है ना, वो भला व्यक्ति को अयोग्य ठहरा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या परामर्श दे सकता है। ये नहीं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि भारत निर्वाचन आयोग उसको अयोग्य ठहरा देगा तो अयोग्य हो जाएगा। सिर्फ राष्ट्रपति को और राज्यपाल को वो सलाह देता है कि भला व्यक्ति इसके लिए अयोग्य है। उसके पास में ये पावर नहीं होता है कि वो उसको अयोग्य ठहरा के उसको हटा सकता है, हटा नहीं सकता। वो हटाने का अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास में होता है, और सिर्फ ये इसका भारत निर्वाचन आयोग का कार्य होता है सिर्फ सलाह देना, अयोग्यता के ऊपर सलाह देना। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो ये चार पॉइंट मैंने बताए, एक भी पॉइंट में कहीं डाउट? एनी डाउट? क्लास की रिकॉर्डिंग पूरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग पूरी मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग से एक बार और आप देख लीजिएगा आराम से बैठकर। कहीं पे भी कोई भी एक डाउट लगता है तो डाउट को नोट कर लीजिएगा, बाद में आप अगली क्लास में इसको अपन क्लियर कर लें। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर पूरी खत्म होती है। अब भारत निर्वाचन आयोग अभी खत्म नहीं हुआ है, भारत निर्वाचन आयोग में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है ना, सारे आर्टिकल बाकी रह गए हैं। आर्टिकल 324 को ही अपन ने काफी कुछ कंप्लीट किया है। अब आर्टिकल 325, आर्टिकल 326, 7, 8 और 9 इनको भी अपन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगली क्लास में इससे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में और कल सुबह मिलेंगे अपन। ठीक है, चलिए।